इरफान गुलशन इकबाल के एक फ्लैट में रहता था। गुलशन इकबाल का फासला वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मैंने तैमूर से कहा कि तुम अभी इरफान के घर जाकर इत्तला भी दे आओ और जरूरत की कुछ चीजें भी ले आओ। इरफान मेरे साथ पूरी तरह ताउन कर रहा है, मुझे उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं है। वक़ार पर अलबत्ता मुझे अभी तक भरोसा नहीं था कि उसके दिल में क्या है। तैमूर जानता था कि अगर इरफान और वक़ार ने भी कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं बासानी उनसे निपट लूंगा। तैमूर चला गया तो मैंने टेलीफोन सेट अपनी तरफ सरकाते हुए वक़ार से पूछा, ये एसटीडी है? उसने कहा, हाँ ये एसटीडी है। फिर एहतजाजी अंदाज में बोला, कम से कम मेरे पैर तो खोल दो ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। मैंने बेपरवाही से कहा, बेफिक्र रहो, तुम्हारे हाथ भी खुल जाएंगे और पैर भी, मेरा साथी वापस आ जाए। इरफान ने पूछा, आपके साथ गालिबन तैमूर साहब हैं? मैंने विक्रम से उनका तस्करा भी सुना है। उन लोगों का ख्याल है कि तैमूर और ग्लोरिया न हो तो कामरान भी जी हार बैठेगा। मैंने हंसकर कहा, खाम ख्याली है उनकी, उनके बगैर भी गोपाल दास जैसे चूहों को पैरों तले मसल सकता हूँ। ये कहकर मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और बाबा साईं का नंबर डायल करने लगा। तीसरी कोशिश में मुझे कामयाबी नसीब हुई और दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। मैं बाबा साईं और ग्लोरिया वगैरह की खैरियत मालूम करना चाहता था। दूसरी बल पर किसी ने रिसीवर उठाया और सिंधी में बोला, हेलो, क्या बात है? मैंने बारोब आवाज में कहा, हाकिम अली से बात करवाओ, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मैंने दानिस्ता तौर पर गलत बयानी से काम लिया कि अगर क्रॉस टॉक हो भी जाए और कोई मेरी आवाज पहचान ले तो मेरे मौजूदा ठिकाने से वाकिफ ना हो सके। दूसरी तरफ से होल्ड करने को कहा गया। फिर कुछ देर के बाद हाकिम अली की आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहा है साईं? मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है हाकिम अली, मेरी आवाज तो तुम पहचान ही गए होगे। ये बताओ, हवेली में तो सब खैरियत है ना? बड़े साईं और दूसरे लोग तो खैरियत से हैं। वो बोला, बड़े साईं खैरियत से हैं साईं, वो आपकी वजह से बहुत परेशान थे। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, साईं आपके जाने के बाद दोनों लड़कियां भी यहाँ से चली गईं। मैंने पूछा, कहाँ चली गईं? मैं समझ गया कि दोनों लड़कियों से उसकी मुराद शाजिया और ग्लोरिया है। हाकिम अली ने कहा, कुछ बताकर नहीं गई हैं साईं, बस वो ये कहकर गई हैं कि वो आपके पीछे जा रही हैं। हाकिम अली भी बहुत मोहतात अंदाज में बात कर रहा था। मैंने तशवीशनाक अंदाज में पूछा, मगर उन्हें क्या मालूम कि मैं लाहौर में कहाँ मिलूंगा? वो बोला, साईं बड़े साईं ने भी उन्हें बहुत समझाया, मगर वो यही कहती रही कि हम उसे ढूंढ लेंगे। बड़े साईं ने चौकर को उनके साथ कर दिया है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल फिर फोन करूंगा। उनका कोई फोन आए तो उनका फोन नंबर या एड्रेस भी ले लेना। बड़े साईं से कहना कि मेरी तरफ से परेशान ना हो, मैं खैरियत से हूँ। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। अब मुझे एक नई परेशानी ने घेर लिया था। आखिर ग्लोरिया को ऐसी क्या पड़ी थी वहां से निकलने की? मुझे यकीन था कि ये फैसला ग्लोरिया ही का होगा। शाजिया तो जिद करके उसके साथ आई होगी, यूं भी वो अकेली वहां बोर ही होती। मैं परेशानी के आलम में टहलने लगा। मुझे रह रह कर ग्लोरिया पर गुस्सा आ रहा था। वो तो जख्मी भी थी, फिर उस पर ऐसी क्या उफ्ताद पड़ी थी कि बाबा साईं की महफूज पनाहगाह छोड़कर वहां से निकल पड़ती? इस सवाल का जवाब तो ग्लोरिया ही दे सकती थी। यकीनन कोई ऐसी बात होगी जिसने उसे वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया होगा, मगर फौरी तौर पर मेरे लिए तो एक नई परेशानी खड़ी हो गई थी। मुझे तो ये खदशा भी था कि वो कराची पहुंचने से पहले ही दुश्मनों के हत्थे न चढ़ जाएं। इरफान और वक़ार दोनों बहुत गौर से मेरा जायजा ले रहे थे। फिर इरफान ने आहिस्ता से पूछा, क्या बात है कामरान साहब, आप अचानक इतने परेशान क्यों हो गए? मैंने बेजारी से कहा, कुछ नहीं यार, ये परेशानियां तो मेरे दम के साथ हैं। फिर मुझे वक़ार का ख्याल आया, वो अभी तक फर्श पर उसी हालत में पड़ा हुआ था। मैंने इरफान से कहा कि इसके हाथ पैर खोल दो। मैंने वक़ार से कहा, सुनो, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, मैं जरा बराबर रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ। इरफान ने आगे बढ़कर वक़ार की बंदिशें खोल दी। वो थोड़ी देर तक अपनी दोनों कलाइयां मसलता रहा, फिर जग में से एक गिलास भर कर पानी पिया। बोला, कामरान साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं कॉफी बना लूं? मैंने सख्ती से उसे झिड़क दिया। कहा, नहीं, मेरी इजाजत के बगैर तुम इस कमरे से हिलोगे भी नहीं। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। मैं एक बार फिर इस तरह के आलम में टहलने लगा। उस वक्त मैं उन दोनों की तरफ से गाफिल नहीं था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने बरकरफ्तारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और पलक झपकते में दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। दस्तक के अंदाज से मैंने पहचान लिया था कि दरवाजे पर तैमूर है, मगर उसके बावजूद एहतियात जरूरी थी। मैंने वक़ार को दरवाजा खोलने का इशारा किया। वक़ार झिझकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। वो वाकई तैमूर था। उसके दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स थे, बल्कि एक बैग तो उसके शाने पर भी लटक रहा था। जब तैमूर सामान रख कर इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया तो इरफान ने तहसीन आमेज अंदाज में कहा, कामरान साहब अगर वो लोग आपसे खौफजदा हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये खुशामद नहीं है। अभी आपकी फुर्ती देखकर वाकई मुझे अंदाजा हो गया है कि आप उन लोगों के लिए हवा क्यों बने हुए हैं। मैंने कहा, मुझे ये सब कुछ करते हुए इतना अरसा हो गया है कि कभी कभी तो मैं अपने साय से भी भड़कता हूँ।
फिर मैं तैमूर से बोला, ये तुम क्या पूरे महीने का राशन उठा लाए हो? वो बोला, ये कॉफी, दूध और खानों के टिन पैक हैं। मैंने सोचा कि खामखा खाना पकाने की या बार बार बाहर से लाने की मेहनत क्यों की जाए। फिर वो पुरख्याल अंदाज में बोला, मगर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कोई खास बात हुई है क्या? तैमूर इतने अरसे से मेरे साथ था कि वो मेरे चेहरे की मामूली सी तब्दीली को भी महसूस कर सकता था। मैंने कहा, खास क्या, बल्कि परेशानी की बात है। मैंने अभी गोट फोन किया था। वहां से मालूम हुआ कि ग्लोरिया और शाजिया दोनों हमारे पीछे निकल पड़ी हैं। शाजिया तो खैर पहचानी नहीं जाएगी, मगर ग्लोरिया तो अपने रंग रूप की वजह से लाखों में पहचानी जाएगी। ज्यादा फिक्र मुझे ये है कि वो जख्मी है। तैमूर भी परेशान हो गया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, ग्लोरिया इतनी जख्मी भी नहीं है कि अपनी हिफाजत खुद न कर सके। फिर उसके साथ शाजिया भी है। परेशानी सिर्फ ये है कि अब उनसे राब्ते की क्या सूरत होगी। मैंने कहा, लेकिन वहां से इतनी इमरजेंसी में निकल भागने की जरूरत ही क्या थी? वो बोला, कोई इतनी ही खास बात होगी जो ग्लोरिया ने ये कदम उठाया। वो कोई नासमझ बच्ची नहीं है कि महज शौक में अपनी जान खतरे में डाल दे। तैमूर मुझे यूं समझा रहा था जैसे कोई बच्चों को बहलाता है। ये सारी बातें मैं खुद भी सोच चुका था, मगर परेशानी तो अपनी जगह थी। मैंने खुद से कहा, खैर जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, कहा, इरफान के घर इत्तला दिया है? तैमूर ने मुख्तसर कहा, हाँ। इरफान बहुत गौर से हमारी तरफ देख रहा था। तैमूर बात जारी रखते हुए बोला, दरवाजे पर इरफान की एक बहन ही आई थी। मैंने उसे बताया कि मैं इरफान के ऑफिस से आया हूँ। तुम्हारे भाई को फौरी तौर पर लाहौर जाना था, इसलिए वो घर ना आ सके। वो बेचारी बहुत इसरार करती रही कि मैं एक कप चाय ही पी लूं, मगर मैं उससे माजरत करके चला आया। फिर वो इरफान से मुखातिब हुआ, कितने खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें इतने मोहब्बत करने वाले बहन भाई मिले हैं, मगर ये उनकी बदनसीबी है कि अपने साथ साथ तुमने उनकी इज्जत और जान दोनों दाव पर लगा दिए हैं। इस मुल्क में लाखों अफराद ऐसे भी हैं जो मेहनत मजदूरी करके रोजी कमा रहे हैं, रूखी सूखी ही सही, मगर उनकी इज्जत नफ्स तो महफूज है। वो रात को पुरसुकून नींद सोते होंगे, मगर तुम जैसे नौजवान शॉर्टकट के चक्कर में कुछ भी नहीं देखते। दौलत की हवस उनकी बीनाई छीन लेती है, उन्हें बेहिस बना देती है। वो तभी टेलीफोन की घंटी ने उसे खामोश होने पर मजबूर कर दिया। हम सभी चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखने लगे। पहले तो मैंने सोचा कि इस कॉल का जवाब न दिया जाए, फोन करने वाला खुद ही समझ जाएगा कि वक्कार इस वक्त मौजूद नहीं है। फिर मुझे ख्याल आया कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड का भी तस्करा कर रहा था। मुमकिन है उसने पहले भी फोन किया हो। वो ये जानने के लिए भी यहाँ आ सकती थी कि वक्कार इन दिनों कहाँ गायब है। ये भी मुमकिन था कि इससे कबल भी दरियाफ्ते हाल के लिए यहाँ आ चुकी हो। मैंने अचानक ही फैसला किया कि वक्कार को इसका जवाब देना चाहिए। मैंने रिसीवर उठाने का इशारा किया और स्पीकर का बटन पुश कर दिया। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, हेलो। मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई, वो शायद वक्कार की गर्लफ्रेंड ही थी। मुझे वक्कार की तरफ से किसी गड़बड़ की उम्मीद तो नहीं थी, मगर उसके बावजूद तैमूर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। वक्कार ने हद्दुल इम्कान लहजे को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, हेलो। लड़की की गुस्सीली आवाज कमरे में गूंजी, तुम 4 दिन से कहाँ गायब हो? वक्कार ने थूक निकल कर कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। उसका जवाब सुनकर मैं बुरी तरह चौंक गया, गोया वो उसके लिए भी अजनबी थी। लड़की ने सर्द लहजे में कहा, तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते क्योंकि मैं पहली दफा तुमसे बात कर रही हूँ। वक्कार ने संभल कर कहा, जी फरमाइए। फिर बेचैनी से मेरी तरफ देखा, फिर बोला, मुझसे क्या काम पड़ गया आपको और मुझसे इस लहजे में क्यों बात कर रही हैं? मैं आपका मातहत नहीं हूँ कि आपका ये लहजा बर्दाश्त करूं। लड़की ने सर्द लहजे में कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम 4 दिन से कहाँ गायब हो? वक्कार को वाकई गुस्सा आ गया। बोला, अपना लहजा दुरुस्त करो। तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? और मैं 4 दिन से नहीं बल्कि 5 दिन से गायब था। अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लो। लड़की ने तंजी अंदाज में कहा, ओहो, बहुत चहक रहे हो, अभी सब चौकड़ी भूल जाओगे। वक्कार बोला, देखो, अगर तुम्हारे पास फजूल वक्त है तो उसे कहीं और फोन करके जाया करो, मेरा दिमाग मत चाटो। मैं मसरूफ आदमी हूँ और मुझे इस वक्त एक अहम कॉल का इंतजार है। अब मुझे फोन करने की जहमत मत करना, खुदा हाफिज। लड़की ने जल्दी से कहा, फोन बंद मत करना। तुम्हारे लिए तुम्हारे उस दोस्त का पैगाम है जो तुम्हें हफ्ते की रात को फोन करता है। वक्कार के साथ साथ मैं भी चौंक उठा। वक्कार संभल कर बोला, तुम पता नहीं क्या कह रही हो। मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मुझे किसी मखसूस दिन फोन करता हो। और जरा उस दोस्त का नाम बताओ, फिर आखिर वो खुद ही फोन क्यों नहीं कर लेता? तुम क्या उसकी पीए या बीवी हो? लड़की भिन्ना कर बोली, शट अप। वक्कार बोला, तुम भी अपनी बकवास बंद करो। उसने अचानक रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। मैंने भी फौरन ही स्पीकर फोन का बटन ऑफ किया और बोला, तुम तो खासे समझदार आदमी हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही डफर समझ रहा था। वक्कार बोला, वो लड़की न जाने कौन थी। अगर उस पुरस्कार आदमी का कोई पैगाम भी था तो उसे लड़की से फोन कराने की क्या जरूरत थी? वो खुद भी तो फोन कर सकता था।
ये कोई जिंदगी और मौत का मसला तो नहीं है कि अगर वो मुझे हफ्ते के अलावा किसी दिन फोन कर ले तो उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। मैंने कहा मुमकिन है तुम्हारा दोस्त कहीं और मसरूफ हो, वो लड़की तुम्हें फिर फोन करेगी। मेरी बात पूरी हुई ही थी कि टेलीफोन की घंटी एक मर्तबा फिर बज उठी। मैंने वक्कार को रिसीवर उठाने का इशारा किया और एक मर्तबा फिर फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। वक्कार फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से झुंझलाई हुई मर्दाना आवाज सुनाई दी, तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया है क्या? इस वक्त तुम नशे में हो? वकार जल्दी से बोला, सॉरी सर, असल में इससे पहले मुझे एक लड़की परेशान कर रही थी, मैं समझा था कि अब फिर उसी का फोन है। आवाज आई, वो तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी बल्कि वो मैसेज मेरी ही तरफ से था। वकार एक मर्तबा फिर खुशामदाना अंदाज में बोला, सॉरी सर, लेकिन इससे पहले कभी। दूसरी तरफ से आवाज आई, वजाहत की जरूरत नहीं है, मुझे तो खुशी हुई है कि तुम इस हद तक मोहतात हो। असल में गुज़श्ता 4 दिन से तुम्हें फोन कर रहा था मगर उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। वकार बोला, मैं असल में कराची से बाहर था सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे हफ्ते से पहले कॉल करेंगे। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हें याद है तुमने कुछ बच्चे मेरे हवाले किए थे, उन्हीं में से एक बच्चा हमारे लिए मुसीबत बन गया है। उसका खानदान खासा बारसूख है, वो लोग ISI के किसी आला ओहदेदार से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस बच्चे के जरिए उस फार्म का सुराग लगाएं जहां उसे रखा गया था। वकार ने कहा, मगर सर ISI वालों को क्या पड़ी है कि वो महज एक बच्चे के कहने पर इस केस में दिलचस्पी लें। दूसरी तरफ से कहा गया, इसलिए कि बच्चे का एक मामू ISI का अफसर है, वो पहले अपने तौर पर मालूमात करेगा, फिर मामला बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंट के हवाले कर देगा। और तुम जानते हो कि ये लोग बाल की खाल निकालते हैं, उन्हें उस फार्म से जरूर कोई ऐसा क्लू मिल जाएगा जिसके जरिए वो पहले तुम तक फिर मुझ तक पहुंच जाएंगे। अब क्या करना है ये मैं तुम्हें वहीं आकर बताऊंगा, तुम कहीं जाना मत, और तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई दोस्त हो तो उसे भी चलता कर दो, चाहे वो इरफान ही क्यों ना हो। वकार ने कहा, इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, लेकिन इरफान आ ही गया तो मैं उसे कैसे टालूंगा। वो बोला, ये तुम्हारा दर्द सर है, और सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैंने स्पीकर का बटन ऑफ किया और आलम इस्तराब में खड़ा हो गया। मुझे इतनी जल्दी उसके हाथ आने की उम्मीद नहीं थी, उसकी मौत ही आई थी कि वो खुद ब खुद चल कर यहाँ आ रहा था। इरफान ने कहा, ये 100% विक्रम था, मगर इसे इजी मत लेना, ये हरामजादा भी लोमड़ी की तरह मक्कार है। तैमूर ने कहा, उसे एक दफा आने तो दो, उसकी अय्यारी मक्कारी आज नाक के रास्ते बहा दूंगा। मैंने बरकी सूरत से अपना ब्रीफकेस खोलकर उसमें से यूजी की राइफल निकाली और असेंबल की, अपने दोनों रिवॉल्वर चेक किए। तैमूर भी अपने हथियारों का जायजा ले रहा था। हर तरफ से मुतमईन होने के बाद मुझे बमुश्किल 4 मिनट लगे होंगे, क्योंकि मुझे तो ये अंदाजा भी नहीं था कि विक्रम ने टेलीफोन कहां से किया था। मुमकिन है वो हमसे बहुत नजदीक रहा हो। किसी भी नाजुक खतरे से निमटने के लिए मैंने तैमूर को बाहर जाकर किसी महफूज जगह पोजीशन लेने को कहा। उन लोगों से कुछ बैद नहीं था, हो सकता है उन्होंने किसी तरह ये मालूम कर लिया हो कि वक्कार हमारा कैदी है और उस वक्त हम उसके फ्लैट पर मौजूद हैं। अगर ऐसा हो तो विक्रम अकेला नहीं आएगा, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आएगा और ये फ्लैट ही हमारे लिए चूहेदान साबित होगा। यही सोचकर मैंने तैमूर को बाहर जाकर पोजीशन लेने को कहा। इरफान बोला, आपको मुझ पर एतबार तो नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ उस हरामजादे का सर कुचलूं। मुमकिन है वो अपने साथ कुछ आदमियों को भी लेकर आए। ऐसी सूरत में तन्हा आपके लिए खासी दुश्वारी होगी। मेरी समझ में अब तक ये भी नहीं आया है कि उस हरामजादे ने अचानक यहाँ आने का फैसला क्यों किया है। वो वक्कार को भी कहीं बुला सकता था। इरफान भी उसी अंदाज में सोच रहा था जिस अंदाज में मैंने सोचा था। मैंने चंद लम्हे गौर किया, फिर अल्लाह का नाम लेकर इरफान का रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाल दिया। वो शायद इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, इसलिए बौखलाहट में रिवॉल्वर उसके सीने से टकरा कर गिर गया। उसने जल्दी से रिवॉल्वर उठा लिया और ममनूनियत से बोला, इस एतमाद का शुक्रिया कामरान साहब, मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। फिर उसने ड्राइंग रूम में रखा हुआ सोफा कुछ आगे खिसकाया और लाउंज में पोजीशन संभाल ली। अपनी हरकत और सकनात से वो पूरी तरह ट्रेंड गोरीला मालूम होता था। फिर हम सब खामोशी से विक्रम की आमद का इंतजार करने लगे। वक्त भी थम कर रह गया था। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। विक्रम की कॉल सिर्फ 16 मिनट पहले आई थी, मगर यूं लग रहा था जैसे हमें इस हालत में बैठे हुए 16 दिन हो गए हों। मैं तो खैर इस किस्म की सूरत हाल का आदी था। इरफान भी इन हालात में तरबियत याफ्ता मालूम होता था, मगर सबसे ज्यादा बेचैनी वक्कार को थी। सबसे पहले उसी को विक्रम का सामना करना था। वो शायद इसलिए भी खौफजदा था कि तसादुम की सूरत में उसकी मौत नागुज़ीर थी, क्योंकि वो तो दोनों तरफ से निशाने की जद पर था। मैंने सर्द लहजे में कहा, वक्कार आराम से बैठ जाओ और अपनी किसी भी हरकत से ये मत जाहिर करना कि फ्लैट में तुम्हारे अलावा भी कोई मौजूद है। मैं बचूं या मारा जाऊं, मगर तुम हर सूरत में मारे जाओगे। अपने आप को संभालो। अगर ड्रिंक करने का आदी हो तो एक आध पैक पी लो, पुरसुकून हो जाओगे।
दरवाजे पर दस्तक हुई तो वक्कार यूं उछला जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मैं भी संभल कर बैठ गया। विक्रम ने कॉल करने के बाद वहां तक पहुंचने में 27 मिनट लगाए थे। वो बखैरियत वक्कार के दरवाजे तक पहुंच गया था। इसका मतलब यही था कि वो वाकई वक्कार से ही मिलने आया था, वरना तैमूर की तरफ से मुझे इशारा जरूर मिलता। वक्कार ने मेरे मशवरे पर अमल करते हुए विस्की के 2 पैग ले लिए थे और अब वो पहले की तरह हेजान में मुब्तला नहीं था। मेरे कहने पर उसने वीसीआर पर मारधाड़ से भरपूर एक इंग्लिश फिल्म भी लगा ली थी। वो बाएतमाद अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। दूसरे ही लम्हे एक स्मार्ट और खूबरू नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने कीमती और बेहतरीन तराश का सूट पहन रखा था। हाथ में डनहिल का पैकेट और खूबसूरत सा एक लाइटर था। सिगरेट उस वक्त भी उसके दाएं हाथ की उंगलियों में दबा हुआ था। उसने किसी तेज परफ्यूम का स्प्रे कर रखा था, क्योंकि उसके आते ही कमरा सिगरेट और परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू से महक उठा। वक्कार ने खुशदिली से कहा, गुड इवनिंग सर, मगर उसका लहजा खोखला था। आने वाले ने सर्द लहजे में पूछा, क्या तुम बैठे बैठे ऊँग गए थे? वो बोला, नहीं सर, मैं इतनी जल्दी सोने का आदी नहीं। ये कहते हुए वो विक्रम को उस सोफे की तरफ ले आया जिसके पीछे मैं छुपा हुआ था। वो तो गनीमत ये था कि विक्रम फौरन ही सोफे पर बैठ गया। अगर वो खड़े खड़े भी सोफे की पुश्त पर नजर डालता तो मेरे जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा उसे जरूर नजर आ जाता। वक्कार ने पूछा, आप क्या लेना पसंद करेंगे सर? जैसे होटलों में वेटर ग्राहकों से पूछते हैं। विक्रम ने कहा, विस्की का एक लार्ज पैक। मैं इस वक्त उसकी जरूरत महसूस कर रहा हूँ और ये शोर शराबा बंद करो। उसने टेलीफोन की तरफ इशारा किया। वक्कार ने आगे बढ़कर टीवी और वीसीआर का स्विच ऑफ कर दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी सांस तक रोक ली, क्योंकि विक्रम मुझसे इतना करीब था कि मेरी तेज सांसों की आवाज भी सुन सकता था। वक्कार ग्लास लेने के लिए किचन की तरफ गया तो विक्रम ने गहरे गहरे 2-3 सांस लिए। फिर कमरे में इधर उधर देखने लगा। उसकी नकलो हरकत का अंदाजा मुझे उसके साए से हो रहा था, जो बाईं तरफ की दीवार पर पड़ रहा था। रिवॉल्वर पर मेरे हाथ की गिरफ्त गैर इरादी तौर पर मजबूत हो गई। उस वक्त वक्कार ग्लास लेकर वापस आ गया। विक्रम ने अचानक पूछा, क्या अभी यहाँ इरफान आया था? उसके सवाल पर मैं बुरी तरह चौंक उठा। वक्कार ने कहा, आपको कैसे मालूम हुआ सर? वो बोला, मैं तुम्हारी तरह बैठे बैठे ऊँघता नहीं हूँ, बल्कि हर तरफ से मोहतात रहता हूँ। यहाँ उस मखसूस परफ्यूम की खुशबू है जो इरफान इस्तेमाल करता है। वक्कार बोला, सर उसे बड़ी मुश्किल से रवाना किया है। मैं उसकी हाजिर दिमागी पर खुश हो गया। वो अगर इरफान की आमद से इनकार करता तो विक्रम खामखा के शुबहात में मुब्तला हो जाता। विक्रम ने मुश्तबा लहजे में कहा, इस बात की क्या जमानत है कि वो यहाँ से चला भी गया है? वक्कार ने एतमाद से कहा, सर इसकी जमानत सिर्फ ये है कि आप चाहें तो फ्लैट की तलाशी ले लें। वो जानता था कि किसी भी गड़बड़ की सूरत में मामले को संभालने के लिए मैं मौजूद हूँ। विक्रम ने कहा, चलो मैं तुम्हारी बात पर एतबार किए लेता हूँ, बैठ जाओ। खड़े क्यों? वक्कार उसके दाईं तरफ वाले सोफे पर बैठ गया। फिर बोला, हाँ अब बताइए, ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी कि आपने खुद यहाँ आने की जहमत की? विक्रम ने कहा, उस बच्चे अली ने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मैंने तुम्हें बताया तो था कि उसका एक मामू ISI का अफसर है। वो इस मामले में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। अब वो अली को लेकर वहां जाएगा जहां हमने उसे और दूसरे बच्चों को रखा था। अली ने अगर जगह पहचान ली तो हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। वो हमारा एक अहम ठिकाना है और उसे फौरी तौर पर छोड़ भी नहीं सकते। वक्कार ने कहा, सर फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? विक्रम दांत पीस कर बोला, तुम उस हरामजादे को फौरी तौर पर खत्म कर दो। वक्कार खौफजदा अंदाज में बोला, ISI अफसर को?